छोड़ गए सब सुख के साथी दुख के अफवाहों के बाद। छोड़ गए सब सुख के साथी दुख के अफवाहों के बाद। सोच रहा बैठकर मैं रोज़ ठगते रहे अपनों के हाथ। नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की लगातार श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से हम लोग झारखंड सीरीज की भी लगातार श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं और ज़्यादा प्रेशर दिया जा रहा है, ज़्यादा जोर दिया जा रहा है इस झारखंड सीरीज की श्रृंखला को कंप्लीट करने के लिए। कारण ये कि मैंने पिछली कक्षाओं में बताया था कि आपके एग्ज़ाम के कैलेंडर जारी कर दिए गए हैं। विभिन्न प्रकार के 10वीं स्तर के, 12th के स्तर के, या तो फिर हो जाए आपके विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम्स जो हैं उसका आयोजन करवाया जाना है। ठीक है, तो आप इस क्लास को रेगुलर देखें। आर्ट एंड कल्चर का पूरा प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप प्लेलिस्ट में जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करें उस पर और क्लिक करने के बाद अपनी सारी तैयारी को संपूर्ण तरीके से पढ़ें। उसके बाद हम लोग अभी झारखंड के भूगोल श्रृंखला को लगातार करवा रहे हैं, तो आज झारखंड के उसी भूगोल की श्रृंखला में हम लोग प्रतिबद्ध हैं झारखंड को एक अच्छे आयाम में ले जाने के लिए, झारखंड के सीरीज को एक अच्छे आयाम में ले जाने के लिए। तो उसी के लिए आज हम लोगों ने एक ऐसा चैप्टर उठाया है, गर्म जल कुंडों को, नदियों को पढ़ाने के बाद झारखंड के एक ऐसे चैप्टर को हम लोगों ने उठाया है जिस चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं और लगभग आंकड़ों का ये क्वेश्चन है ना। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है, आप लोगों को मालूम है कि भारतीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में स्थित है। आप नोट डाउन करते चलिएगा और बहुत बेहतर तरीक़ा से याद करते चलिएगा। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में स्थित है, उत्तराखंड का। और देहरादून ने ही, भारतीय अनुसंधान केंद्र देहरादून ने ही 2019 में रिपोर्ट सौंपा झारखंड के वनों को लेकर के। और जो रिपोर्ट सौंपा दोस्तों, वो रिपोर्ट में कई प्रकार के आंकड़े दिए गए और उन आंकड़ों से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि झारखंड के कुल क्षेत्रफल का, ठीक है, तो झारखंड के कुल क्षेत्रफल का सबसे पहले तो आप जान लीजिए एक चीज़, ठीक है, कि किसी भी देश का अगर हम ना बात करें तो अपने देश का अगर बात करें तो भारत का जो 1% का लक्ष्य है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 33% 1% का लक्ष्य है ना। कि अगर भारत में 33% कुल वन हो जाए, ठीक है, तो माना जाएगा कि भारत एक तरह से वन संपन्न देश है ना। और इसके लिए हिदायतें दी गई कि आप अपने अपने स्टेट में इस लक्ष्य को पाने में सफल हों, क्योंकि अगर आप अपने अपने स्टेट में 33% के लक्ष्य को पाने में सफल रहेंगे तो जाहिर सा बात है कि हमारा भारत भी 33% वन को लक्ष्य को पाने में सफल रहेगा। लेकिन दुर्भाग्यवश भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 21% पर ही अभी वन है। भारत के अगर कुल क्षेत्रफल को देखें हम लोग, है ना, जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, तो कुल क्षेत्रफल का लगभग 21% पर ही वन है। लेकिन अगर हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड के कुल क्षेत्रफल का लगभग 29 पॉइंट, आप यहाँ से देख सकते हैं, झारखंड के कुल क्षेत्रफल का लगभग 29.62% क्षेत्र पर क्या है, जंगल है, वन है ना। अगर हम इसको किलोमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें, एक एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आगामी एग्जामों में, आप नोट डाउन करते चलें। और जिस प्रकार से हम सीरियस होकर पढ़ा रहे दोस्तों, आप पढ़ें, है ना, ठीक है। अगर आपको लगता है कि लाइक करना है, हमसे आप कुछ सीख पाएँ तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर नहीं लगता है इस प्रकार से, तो अगर आप लाइक नहीं भी करना चाहते तो आप अपनी बेहतर तैयारी को आयाम दें और आगे बढ़ते चल जाएं, है ना। ध्यान दीजिएगा इस बात को कि 23,611.41 किलोमीटर स्क्वायर पर झारखंड के क्षेत्रफल का 23,611 यानी 23,611.41 किलोमीटर स्क्वायर पर आपका जंगल है। और वो झारखंड के कुल क्षेत्रफल का लगभग 29.62% है दोस्तों, है ना। अगर हम इस क्षेत्र का बात करें तो ये भारत का, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये भारत का
जो आंकड़ा रखा गया 33%, उस 33% से अभी काफ़ी पीछे है, लगभग 4%, 3.5% पीछे है दोस्तों, है ना। भारत का जो कुल वन क्षेत्र है कितना है, 21%। झारखंड के कुल क्षेत्रफल का कुल वन प्रतिशत कितना है, तो 29.62%। ठीक है, अगर हम टोटल भारत में बात करें कि टोटल भारत में जितने वन हैं, उन वनों में झारखंड कितना प्रतिशत शेयरिंग देता है अपना वन से, तो झारखंड भारत के कुल वन का लगभग 3.32% जो है वो क्षेत्रफल शेयर करता है। जैसे मान लीजिए कि भारत में पूरे में 100 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर पर क्या है, एक तरह से वन है, तो उसमें से 3.32 वर्ग किलोमीटर पर क्या है, हमारे झारखंड का वन शेयर करता है उसमें। आपको अच्छा समझना ही ना आंकड़ों, है ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज़ को, आप ध्यान से समझिएगा। लक्ष्य रखा गया 33% पूरे भारत का, लेकिन भारत का 1% अभी कितना है, 21%। और झारखंड का जो ये 29.62 हम बता रहे हैं, ये झारखंड के कुल क्षेत्रफल का 29.62% पर है। भारत का बात नहीं करें, झारखंड के कुल क्षेत्रफल का 29.62% पर है। ठीक है, जो भारत के कुल वन क्षेत्र का 3.32% होता है। और वनों के आधार पर, वनों का सबसे ज़्यादा विस्तार किस प्रकार से है, उसके आधार पर झारखंड हमारे भारत में 10वें स्थान पर आता है दोस्तों। ठीक है, अगर अब यहाँ से हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव निकलता है कि झारखंड के कौन कौन से जिला में सर्वाधिक वन है, क्षेत्रफल के अनुसार भी और प्रतिशत के अनुसार भी। ठीक है, आपको ध्यान देना है। देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार क्या बोले कि किसका ज़्यादा क्षेत्र, जैसे कट्ठा बात करते हैं ना कि किसका कितना कट्ठा पर वन है, ठीक है, वो हो गया। लेकिन अगर हम प्रतिशत का बात करें, थोड़ा सा आपको समझना होगा यहाँ पर। अगर हम प्रतिशत का बात करें, जैसे मान लीजिए कि ये एक क्लास है जिसमें 50 स्टूडेंट हैं और ये एक क्लास है जिसमें 100 स्टूडेंट हैं। अगर हम यहाँ पर बोले कि 60 बच्चे जो हैं वो, है ना, आइए आपको हम वन से ही समझाते हैं कि मान लीजिए 50 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है और एक राज्य का 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। ठीक है, तो इसमें से अगर ये इसके पास 60 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन है और इसके पास मान लीजिए कि 40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन है, तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से ये राज्य आगे आ जाएगा वनों के दृष्टिकोण से। लेकिन जैसा ही प्रतिशत की बात आएगी दोस्तों, तो 50 का 40% लगभग 80% होता है और प्रतिशत के दृष्टिकोण से ये आगे हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से प्रतिशत के दृष्टिकोण से झारखंड के अलग अलग जिले हैं वनों को लेकर के, और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से झारखंड के अलग अलग जिले हैं वनों को लेकर के। अगर हम बात करें क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, झारखंड का सबसे बड़ा जिला जहाँ पर सर्वाधिक वन है, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर वन है, तो ये है पश्चिमी सिंहभूम, 3366 किलोमीटर स्क्वायर पर। पश्चिमी सिंहभूम के कुल क्षेत्रफल में से 3366 किलोमीटर स्क्वायर पर वन फैला हुआ है। लातेहार का बात करें दोस्तों, दूसरे स्थान पर लातेहार आता है। कुल क्षेत्रफल के, लातेहार का कुल क्षेत्रफल का 2406 यानी 2406 किलोमीटर स्क्वायर पर वन है। तीसरे स्थान पर हमारा चतरा आता है, जो चतरा के कुल क्षेत्रफल के 1717 है ना, 1777 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर पर वन है। आपको याद रखना है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से झारखंड का सबसे अधिक वन वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा कौन सा है, लातेहार, तीसरा कौन सा है, चतरा, और सबसे कम जो क्षेत्रफल पर जहाँ पर वन है वो जिले कौन कौन से हैं दोस्तों, तो सबसे कम जो है वो जामताड़ा में है। मात्र इसके कुल क्षेत्रफल के 101 किलोमीटर स्क्वायर पर ही क्या है, वन है। सोच लीजिए, आप कल्पना कीजिए इस बात की कि पूरा जामताड़ा में मात्र 101 वर्ग किलोमीटर में ही क्या फैला हुआ है, जंगल है, अन्यथा बाकी का बाकी सारा का सारा इलाका जो है वो जंगल विहीन है। ठीक है, उसके बाद बात करें देवघर दूसरे स्थान पर आता है न्यूनतम के दृष्टिकोण से, नीचे से दूसरे स्थान पर देवघर है 203 वर्ग किलोमीटर के साथ। धनबाद तीसरे स्थान पर आता है 213 वर्ग किलोमीटर के साथ, यानी सबसे कम वन वाला जिला क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से तो वो हो जाएगा आपका जामताड़ा। दूसरा स्थान पर देवघर, तीसरा स्थान पर धनबाद है आपका। इस चीज़ को आपको बहुत अच्छा से ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला, ये तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से था,
सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला, तो सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला जो है दोस्तों वो लातेहार हो जाएगा। यहाँ पहले चतरा था, कई बार लोग रिपीट करते थे, पहले चतरा था, लेकिन अब चतरा जो है वो प्रतिशत इसकी घट गई और लातेहार की प्रतिशत बढ़ गई। इसलिए वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार लातेहार प्रथम स्थान पर आ गया प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से लातेहार दूसरे स्थान पर, लेकिन प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से लातेहार जो है वो पहले स्थान पर है 56.08% पर, यानी लातेहार के कुल क्षेत्रफल में 56.08% पर वन है दोस्तों। ठीक है, दूसरे स्थान पर चतरा 47.80% के साथ और तीसरे स्थान पर पश्चिमी सिंहभूम आ जाएगा 46.6% के साथ। क्यों तीसरे स्थान पर ये आ रहा है? क्योंकि पश्चिमी सिंहभूम का क्षेत्र जो है वो बहुत बड़ा है और उसमें जंगल बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से है ज़्यादा, लेकिन परसेंटेज के दृष्टिकोण से चूंकि बड़ा है तो कम हो जाएगा। इसलिए आपको बहुत अच्छा से ध्यान में रखना है। अगर न्यूनतम 1% वाले जिले का बात करें तो वही है जो यहाँ पर है, जामताड़ा। इसके कुल क्षेत्रफल के, जामताड़ा के कुल क्षेत्रफल के 5.56% पर ही क्या है? जंगल है। दूसरे स्थान पर है आपका देवघर, 8.22% पर ही जंगल है इसका। धनबाद 10.47% पर ही इसका जंगल है। आपको बहुत अच्छा तरीके से इसको लिखना है और नोट डाउन करते चलना है। ऐसा करते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर झारखंड में वनों की कुछ श्रेणियां निर्धारित की गई कि कौन सा, किस प्रकार का वन, कहाँ का वन किस श्रेणी में रहेगा। तो इस श्रेणी के अंतर्गत 3 श्रेणियां झारखंड में एक तरह से निर्धारित की गई, और वो 3 श्रेणियों में क्या है? एक है संरक्षित वन, जैसा कि आप देख रहे हैं। दूसरा है आपका रक्षित वन, रिजर्व फॉरेस्ट इसी को बोलते हैं, रक्षित वन। और तीसरा है अवर्गीकृत वन, यानी अनक्लासिफाइड वन फॉरेस्ट, एक तरह से बोल सकते हैं। अब देखिए, तीनों को आपको बड़ा अच्छा से समझना होगा। देख लीजिएगा, इसका प्रतिशत भी पूछ सकता है और डेफिनेशन भी कई बार पूछे जाते हैं, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। संरक्षित वन, वैसे वन, ध्यान से समझिएगा बड़ा अच्छा से। संरक्षित वन वैसे वन जिसमें सरकार की अनुमति के साथ मनुष्यों का थोड़ा बहुत हस्तक्षेप उन वनों में रहता है। लकड़ी काटने की छूट दी जाती है और वन के उत्पाद को लाने की छूट दी जाती है सरकार के अनुमति के साथ। अगर सरकार ने अनुमति नहीं दिया है तो समझ लीजिए यहाँ पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगता है। लेकिन डेफिनेशन आपका यही बनेगा संरक्षित वनों से कि वैसे वन है ना, जिसमें सरकार की अनुमति के साथ मनुष्यों को थोड़ी बहुत छूट दी जाती है, जिसमें वो जाकर के जंगल में लकड़ी काट सके और वनों के उत्पाद को जमा कर सके। जैसे लाह हो गया, जैसे कटहल हो गया, जैसे जामुन हो गया, जंगली जामुन हो गया, ये सब है ना, ये सब चीज़ें जो है बड़ा डिमांडेबल है। जैसे लाह बड़ा डिमांडेबल है झारखंड के लाह का, तो ये सब उत्पाद को वो इकट्ठा करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान में रखना है, बहुत अच्छा से ध्यान में रखना है कि संरक्षित वन से, ठीक है, संरक्षित वन से देखिए लकड़ी काटने की अनुमति मिलती है। यहाँ पर संरक्षित वन का कुल क्षेत्र जो है झारखंड में वो 19,185 किलोमीटर स्क्वायर है, जो झारखंड के कुल वन का लगभग 81.28% है। अगर कभी आपसे पूछे कि झारखंड में किस प्रकार के वन की श्रेणी सर्वाधिक है, तो संरक्षित वन की श्रेणी सर्वाधिक है, लगभग 81.28%, और क्षेत्रफल में आपका 19,185 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि झारखंड का कौन सा जिला में सर्वाधिक संरक्षित वन है ना। तो सर्वाधिक संरक्षित वन झारखंड के हजारीबाग जिला में नंबर 1 पर हजारीबाग आएगा, दूसरे नंबर पर गढ़वा, तीसरे नंबर पर पलामू और चौथे नंबर पर रांची आएगा आपका। हजारीबाग संरक्षित वनों के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला है, आपको ध्यान में रखते चल जाना है। ठीक है, दूसरा है रक्षित वन। ध्यान से समझिएगा, इसका डिफिनेशन सीधा सीधी है कि इसमें किसी प्रकार का मानवीय क्रियाकलाप का अनुमति नहीं दिया जाता। ये पूर्णतः प्रतिबंधित होता है मानवों के लिए, मनुष्यों के लिए। मनुष्य इसमें इंटर नहीं कर सकते, सीधा सीधी बात। अगर आप इंटर करते हुए पकड़ा गए तो आपको दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी वन अधिनियम कानून के तहत, और आपके साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है, कैद भी आपको हो सकता है। इसमें मनुष्यों का प्रवेश वर्जित होता है दोस्तों। अगर हम कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 4387 किलोमीटर स्क्वायर पर ये झारखंड के कुल वन का 4387 किलोमीटर स्क्वायर पर फैला हुआ है, और ये लगभग झारखंड के कुल वन का 18.58% है ना, ध्यान देना है आपको। उसके बाद अगर बात करें कि रक्षित वनों की श्रेणी में कौन कौन आएगा, तो पोराहाट
है ना, पोराहाट आएगा, पोराहाट एवं कोल्हान संरक्षित वन, राजमहल का क्षेत्र और पलामू का क्षेत्र। जैसे राजमहल का क्षेत्र का बात कर ले, ये राजमहल का क्षेत्र है, पोराहाट का क्षेत्र यहाँ पर आता है, पोराहाट का क्षेत्र, सारंडा वगैरह वन जो है इसी पोराहाट और कोल्हान क्षेत्र में आते हैं। कोल्हान इसी को कहते हैं दोस्तों, बेसिकली पोराहाट और कोल्हान के क्षेत्र में आते हैं। आप निश्चिंत रहें, ये मैप मैंने क्या बनाया है इसको भी समझाएंगे हम, ठीक है। तो पोराहाट और कोल्हान का क्षेत्र ये हो गया। इसके अलावा पलामू के कुछ क्षेत्र भी आते हैं, पलामू का कुछ क्षेत्र जैसे लातेहार वाला बेतला राष्ट्रीय उद्यान वगैरह, ठीक है, वो भी रक्षित वन के अंतर्गत आ जाते हैं, या राजमहल का क्षेत्र मैंने बताया, ठीक है। उसके बाद अवर्गीकृत वन, सिंपल सा बात है, जिस वन को ना ही रक्षित में रखा गया ना ही संरक्षित में रखा गया, अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। सिंपल सा चीज़ है, जिस वन को ना रक्षित में रखा गया ना संरक्षित में रखा गया, अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। और बड़ा कम है इसकी मात्रा झारखंड में, कुल 33 किलोमीटर स्क्वायर ही है झारखंड में। झारखंड के कुल वन का 0.14% और सबसे ज़्यादा जो अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं झारखंड के जिस जिले में, वो है साहिबगंज। आपको याद रखना है, साहिबगंज में अवर्गीकृत वन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, मानसून के आधार पर झारखंड को 2 वन प्रदेशों में बांट दिया गया। कितने वन प्रदेशों में? 2 वन प्रदेशों में बांट दिया गया। और चूँकि आप जानते हैं कि झारखंड में उष्णकटिबंधीय मानसून है, तो जाहिर सा बात है कि झारखंड में जो पाए जाएंगे वो पर्णपाती वन ही पाए जाएंगे। बेसिकली पर्णपाती वन का अर्थ हुआ कि बसंत के समय या तो गर्मी के समय, जब गर्मी चढ़ते रहता है, तो वैसे पौधे जो वाष्पोत्सर्जन को घटाने के लिए, यानी कि ज़्यादा पानी का ह्रास ना हो, इसके लिए अपने पत्तों को क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं। उसी को पर्णपाती वन कहते हैं। दूसरी भाषा में इसी को पतझड़ वन, जिसका पत्ता झड़ गया वही पतझड़ वन का पौधा है, ठीक है, याद रखिएगा। तो चूंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का जलवायु है झारखंड में, ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय वन के आधार पर ही जिसको 2 भागों में बांटा गया। झारखंड के वन प्रदेश 2 हैं, ध्यान से समझिएगा। ये तो वर्गीकरण था, श्रेणी था। झारखंड में 3 श्रेणियों के वन पाए जाते हैं, श्रेणी 3, लेकिन झारखंड में वन प्रदेश कितने हैं? 2। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, है ना, याद रखिएगा। अब देखिए कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं। तो बेसिकली उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन वहाँ पाए जाएंगे जहाँ पर 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो, सालाना औसत 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो, वहाँ पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाएंगे। और याद रखना है आपको, है ना। इसके अलावा इसका अगर क्षेत्र हम बात करें तो झारखंड के कुल वन का, झारखंड के कुल वन का बात कर रहे हैं, झारखंड के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.66% पर ये क्या पाया जाता है, ये वन पाया जाता है। ज़्यादा इसका विस्तार उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का नहीं है। इसका क्षेत्र अगर हम बात करें तो सिंहभूम का इलाका, दक्षिण रांची का इलाका, दक्षिण लातेहार, संथाल परगना क्षेत्र। और बेसिकली ये जो मैप बनाया गया है ये झारखंड के वन प्रदेश को लेकर ही बनाया गया है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं आपको बड़ा बेहतरीन तरीका से। आप जो यहाँ पर लाल स्पॉट देख रहे हैं, ये सब जो लाल स्पॉट आपको दिख रहा है दोस्तों, वो बेसिकली लाल स्पॉट है क्या? वो लाल स्पॉट झारखंड के उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन को डिनोट करते हैं। जैसे कि हमने बताया, ठीक है, जैसा कि हमने बताया सिंहभूम का क्षेत्र, तो ये पूर्वी सिंहभूम हो गया और ये पश्चिमी सिंहभूम हो गया, सिंहभूम का क्षेत्र। रांची का दक्षिण इलाका, यहाँ पर ये पूरा इलाका रांची का है, तो रांची का दक्षिण इलाका। लातेहार का दक्षिण इलाका, पलामू के बाद लातेहार आता है, तो लातेहार का दक्षिण इलाका। इसके अलावा राजमहल का क्षेत्र यानी संथाल परगना का क्षेत्र है यहाँ पर, जहाँ पर ये वन पाए जाते हैं और जहाँ पर वर्षा भी 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है। आपको ध्यान में रखना है। जैसा कि अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों, ठीक है, वर्षा का अगर हम बात करें तो आप देख लीजिए कि इधर सारंडा का वन वगैरह फैला हुआ है तो वर्षा अधिक होती है। रांची के दक्षिण इलाका में वर्षा अधिक होती है, ठीक है। उसके बाद लातेहार तो फेमस ही है, नेतरहाट वगैरह फेमस ही है एक तरह से वर्षा के लिए। और संथाल परगना राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के कारण होने के कारण वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो यहाँ पर आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जो झारखंड के कुल क्षेत्रफल के 2.66% पर है। ये डाटा बेसिस क्लास है, इसको आपको याद करना ही होगा यदि आपको क्वेश्चंस यहाँ से करने हैं तो ध्यान में रखिएगा आप इस बात को, ठीक है। अब देखिए इन जंगलों में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, कौन कौन से उत्पाद पाए जाते हैं। तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो साल का, साल यानी सखुआ। अब देखिए
सखुआ का वृक्ष का अगर हम बात करें दोस्तों, तो सखुआ का वृक्ष जो है ना, ये झारखंड का एक तरह से साल का वृक्ष, झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है। सखुआ के फूल को ही यानी साल के फूल को ही सरई का फूल बोलते हैं। बड़ा मान्यता है आदिवासियों में सरई का फूल का। सिंगबोगा जो प्रमुख देवता होते हैं उन पर सरई का फूल ही चढ़ाया जाता है। और बेसिकली सखुआ के बीज से ही दोस्तों है ना कुजरी का तेल बनता है, जिसका मान्यता आदिवासियों में बहुत ज़्यादा है ना। सखुआ को ही पर्णपाती वनों का राजा भी कहा जाता है, द किंग ऑफ पर्णपाती फॉरेस्ट। याद रखिएगा, सखुआ को ही पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर शीशम के पेड़ मिलते हैं, इसका आप लोग जानते हैं कि लकड़ी बड़ा अच्छा होता है। जामुन मिलते हैं, महुआ मिलता है, बांस। आर्द्र पर्णपाती वनों का ये कुछ पेड़ था, उत्पाद था, जिसके बारे में आप जानें। सखुआ के बारे में जितनी भी डिटेल्स हमने बताई आप उसको रोक करके और अच्छा से लिख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं कि कुजरी का तेल किससे प्राप्त होता है, तो सखुआ के बीज से। आर्द्र पर्णपाती वनों का राजा किसको कहते हैं, या पर्णपाती वनों का राजा किसको कहते हैं, तो सखुआ के वृक्ष को कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, है ना। तो आप जितने भी क्षेत्र देख रहे हैं लाल वाला को छोड़ करके, ये तो आर्द्र पर्णपाती वन है। बाकी जितने भी क्षेत्र देख रहे हैं ये शुष्क पर्णपाती वन है, ठीक है। और इसका विस्तार झारखंड में, इस वन प्रदेश का विस्तार झारखंड में बहुत ज़्यादा है, लगभग 98 बोल रहे हैं, लगभग 93.25% इसका विस्तार है दोस्तों। अब आप बोलिएगा कि तो 100 वाला मैच नहीं किया, तो थोड़ा सा चाईबासा का मैदान भी है दोस्तों, ठीक है। चाईबासा का मैदान है, उधर राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में भी मैदान का डेवलपमेंट होता है गंगा नदी के कारण, इसलिए थोड़ा सा वनों का प्रतिशत घट गया है यहाँ पर। आपको याद रखना है 93.25% इस वनों का विस्तार है। ये वन पाए कहाँ जाते हैं, तो जिस स्थान पर 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा है ना, 120 सेंटीमीटर औसत वर्षा से कम हो, वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं, शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है। इनके उत्पाद बेसिकली झाड़ियाँ ही होती है, क्योंकि पानी कम होता है, तो बांस हो गया, नीम हो गया, पीपल हो गया, खैर से आपको याद रखना है इसका वैज्ञानिक नाम एकेसिया है। और चतरा के क्षेत्र में खैर बड़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, है ना। और खैर से ही कत्था निर्मित होता है, कत्था जो पान में आप लगा के खाते हैं, है ना, समझ में आ रहा है ना, जो लाल लाल हो जाता है मुँह जिससे, वही कत्था है, ठीक है। याद रखिएगा आप इस बात को। पलाश झारखंड का राष्ट्रीय फूल है, पलाश का पलाश हो गया दोस्तों। उसके बाद कटहल हो गया, गुल्लर हो गया, इत्यादि इसके प्रोडक्ट हैं। अगर हम इसके क्षेत्र का बात करें तो आप देख सकते हैं कि इन क्षेत्रों को छोड़ करके लगभग झारखंड के हर क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं, जैसे चतरा का क्षेत्र हो गया, कोडरमा का, गिरिडीह का, धनबाद का, हजारीबाग का, ये सब जितना क्षेत्र हो गया ये शुष्क पर्णपाती वनों से भरे पड़े हैं। आपको बहुत अच्छा से ध्यान में रखना है। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा आपको समझना होगा यहाँ पर थोड़ा सा कि 2 ऐसे योजनाएं लाई गई झारखंड के द्वारा, झारखंड सरकार के द्वारा 2 ऐसे योजनाएं लाई गई, है ना, जिसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछा भी जा सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2 योजनाएं, एक को हम लोग बोल रहे हैं झामकॉफ्ट, JHAMFCOFED, और एक है कैंपा, ठीक है, CAMPA। आपसे एक तो फुल फॉर्म पूछ सकता है, लाया कब गया ये पूछ सकता है, उद्देश्य क्या था ये पूछ सकता है। तो आइए हम जानते हैं इसके फुल फॉर्म के बारे में। तो झामकॉफ्ट का जो फुल फॉर्म है वो है झारखंड स्टेट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस्ड कोऑपरेटिव डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, है ना। इसका जो निर्माण किया गया, स्थापना किया गया, वो 2007 में किया गया। और इससे ये था, ध्यान से समझिएगा, इसका उद्देश्य क्या था, आप नोट डाउन करते चलिएगा। ये जो झामकॉफ्ट है इसका उद्देश्य क्या था, ध्यान से समझिएगा आप इस बात को, कि जो बिचौलिए हैं, बिचौलिए से वनों पर निर्भर रहने वाले जो व्यक्ति हैं, जो वनों के उत्पादों पर निर्भर हैं या वनों पर जो निर्भर हैं, उनको बचाना, है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो वनों पर ही निर्भर है, वनों से ही उत्पाद लाता है, बेचारा बेचता है, जैसे कटहल लाया तोड़ के, जैसे लाह लाया तोड़ के, जैसे और भी तरह तरह की जड़ी बूटियाँ लाया तोड़ के, है ना। तो बिचौलिए क्या करते हैं, जैसे रिट्ठा वगैरह होता है जिसका बड़ा प्रयोग होता है अथी में, दवाई वगैरह बनाने में, तो वो सब लाया तोड़ करके, ठीक है। तो बिचौलिए क्या करते हैं, कम दाम पर खरीद करके और फिर सरकार को बेसी दाम पर बेच देते हैं। तो इसके लिए झामकॉफ्ट लाया गया। आपको याद रखना है कि वनों पर आश्रित व्यक्तियों को
बिचौलियों से बचाने के लिए, मध्यस्थों से बचाने के लिए इसको लाया गया था 2007 में। और इसके तहत सरकार क्या करती है, जो वनों से गौण उत्पादकता है ना, गौण उत्पादकता का मतलब जो वनों से प्राप्त होते हैं उत्पादन, उसको डायरेक्ट सरकार क्या कर लेती है, खरीद लेती है। ये झाम कॉप्ट है। दूसरा है कैंपा, झारखंड कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। 2009 में इसका स्थापना किया गया दोस्तों। और 2009 में इसकी स्थापना से जो था, इसको कहा गया था कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए इसकी स्थापना की गई। और कैंपा एक तरह से अथॉरिटी है जो वन्य जीवों का संरक्षण करती है। इसके अलावा अन्य गतिविधियां, जैसे अन्य गतिविधियों के बारे में जैसे देख रेख करती है कि वनों का कोई हनन तो नहीं कर रहा है, ये कैंपा के तहत होता है। आप दोनों को याद रखिएगा। आशा करते हैं कि ये क्लास आपको अच्छा लगा है। ठीक है, थोड़ा सा लंबा क्लास है, लेकिन क्लास के लंबा होने से कुछ नहीं होता है दोस्तों। आपको अच्छा सा नोट्स भी बनाना और बेहतरीन तरीके से तैयारी भी करना। मैपिंग जरूर करते जाएं आप। मेरा विश्वास है कि आप इन क्लासों से बहुत लाभान्वित होंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह करें, ये ज़रूरत है ना। ध्यान दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि दोस्तों। दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। धन्यवाद।